again pandas next topic data frame। इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि डाटा फ्रेम क्या होता है, हम डाटा फ्रेम को कितने वेज से क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल वैल्यू, रो, कॉलम्स और सबसेट को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर हमें न्यू रो ये कॉलम ऐड करना है, उनको मॉडिफाई करना है, रिमूव करना है, ये सब मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आप देख सकते हैं डाटा फ्रेम क्या है। बेसिकली एक टैबुलर फॉर्मेट है, मीन्स 2D फॉर्म, 2 डायमेंशनल फॉर्म है। हमने पहले सीरीज पढ़ा था जो 1D फॉर्म में था। 2D फॉर्म में आपका डाटा पूरा टैबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। इसके दो एक्सेस होते हैं, एक्सेस 0 एंड एक्सेस 1। बेसिकली एक्सेस 0 हम पॉइंट करते हैं रोज के लिए और एक्सेस 1 हम पॉइंट करते हैं हम कॉलम्स के लिए। अगेन इसमें आप किसी तरह के भी इंडेक्स बना सकते हैं, लेबल इंडेक्स, और इसके डिफ़ॉल्ट इंडेक्स भी इनके ऊपर वर्क करते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। हेट्रोजीनियस मीन्स आप डाटा फ्रेम में हर टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं। साइज म्यूटेबल, अगेन आप न्यू रो कॉलम ऐड कर सकते हैं। वैल्यू म्यूटेबल मीन्स जो आपकी ऑलरेडी वैल्यू फिल्ड है उनको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक आपका डाटा फ्रेम क्रिएट किया हुआ है जिसमें अगेन आपको इंपोर्ट पांडास एसपीटी करना पड़ेगा बिकॉज ये पांडास के अंडर आता है। इसके आपको 3 आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, डाटा, कॉलम्स एंड इंडेक्स। डाटा स्टोर्स द वैल्यू। यहाँ पे आपने देखा है कि आपके यहाँ पे क्या स्टोर्ड है, नेस्टेड लिस्ट है, मीन्स हर इंटरनल लिस्ट कंटेन कर रही है रिकॉर्ड्स। कॉलम्स हेडिंग रखेंगे और इंडेक्स क्रिएट करता है उसके रो लेबल्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके किस तरह से कॉलम इंडेक्स एंड कॉलम लेबल क्रिएट हुए हैं। इसी तरह से रो लेबल एंड रो इंडेक्स। आपको विजिबल रो लेबल और कॉलम लेबल्स होंगे, लेकिन अगर आप ये क्रिएट नहीं करते हैं तो आपके डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव इंडेक्स विजिबल होंगे। नेक्स्ट आते हैं अब हम कि हम डाटा फ्रेम को कितने वेज से क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट वे है एम्प्टी डाटा फ्रेम। अगर आपको डाटा फ्रेम एम्प्टी क्रिएट करना है तो आपको डाटा फ्रेम फंक्शन के ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखना है। आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, ना तो इसके कॉलम्स है और ना ही इंडेक्स है। सेकेंड है यूजिंग आर्ग्यूमेंट्स, जो अभी मैंने आपको बताया था, डाटा, कॉलम्स एंड इंडेक्स, इनके थ्रू आप अपना डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वे है 2D डिक्शनरी विद लिस्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स पहले आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, देन उसको डिक्शनरी में मर्ज करें, आफ्टर दैट वो डिक्शनरी हमारी डाटा फ्रेम में यूज हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं एक आईडी मैंने लिस्ट बनाई है, नेम बनाई है, सैलरी बनाई है एंड बोनस। बोनस में मैंने कुछ नैन वैल्यूज़ भी रखी हैं। जब हमें किसी वैल्यू का नहीं पता होता है तो हम वहाँ पे क्या वैल्यूज़ देते हैं, नैन वैल्यूज़। फिर मैंने ये डिक्शनरी क्रिएट करी है जिसमें मैंने कीज़ रखी हैं, आईडी, नेम, सेल एंड बोनस। ये सब कीज़ जो है डिक्शनरी की डाटा फ्रेम की कॉलम्स बन जाएंगे और जो इनके विद इन लिस्ट है वो सब आप उनकी वैल्यूज़ बन जाएंगी। आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने जो भी डिक्शनरी से बनाया है तो पहली हेडिंग बोनस है, आईडी है, नेम है एंड सैलरी है, जो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अपने आप अरेंज हो गए हैं। लेकिन आप इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ आप देख सकते हैं कि डाटा मैं अपने प्रोवाइड कर दी डिक्शनरी, फिर मैंने कॉलम्स जो हैं क्या कर दिए हैं, एक ऑर्डर में अपने अकॉर्डिंग जो ऑर्डर बनाया उसके अकॉर्डिंग मैंने सेट कर दिए हैं कॉलम्स। ये जो नेम्स हैं आप वही यूज़ करेंगे जो डिक्शनरी की कीज़ है। अगर आपने इनसे कोई डिफरेंट नेम लिखा इनकी कीज़ से तो वो एक एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट हो जाएगा जिसमें डिक्शनरी की वैल्यूज़ प्रोवाइड नहीं होंगी, वो नैन वैल्यू के साथ बनेगा। अब यहाँ पे देखो मैंने ये ऑर्डर चेंज किया है
ओके, अब आपने ये सारा अलग अलग लाइंस में लिखा है। अगर मैं इसको सब कुछ एक लाइन में लिखना चाहती हूँ, एक ही कमांड में लिखना चाहती हूँ, तो ये रही आपकी कमांड। डाटा के अंदर आप डिक्शनरी बना रहे हैं, आईडी की है, देन उसके अंदर लिस्ट, अगेन ऐसे ही मैंने क्रिएट किया, देन कॉलम्स हेडिंग भी बना दिया और इंडेक्स भी बना दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा लिस्ट के साथ हम कैसे क्रिएट करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं मैंने दो लिस्ट बनाई है। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डाटा फ्रेम के सिर्फ एक लिस्ट देती हूँ, तो ये मेरा जो लिस्ट की वैल्यूज़ हैं ये कैसे स्टोर कर रहा है, ये मेरा वर्टिकल स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर मैं दो लिस्ट देती हूँ इसके अंदर, तो ये सारा डाटा जो है मेरा किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो इट मीन सिंगल लिस्ट को अगर आप डाटा फ्रेम में डालते हैं तो वो वर्टिकल फॉर्म में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। अगर आप टू लिस्ट को लेते हैं तो वो आपका क्या कर रहा है, टू डायमेंशनल फॉर्म में और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिस्ट को स्टोर कर रहा है। बिकॉज ये कि नेस्टेड लिस्ट बन रही है। अगेन लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 खुद भी लिस्ट है और ये मैंने ब्रैकेट्स भी लिस्ट में ले लिए मैं। इसके मैंने कॉलम्स भी क्रिएट किए हैं और इंडेक्स भी क्रिएट किए। नेक्स्ट हमारा वे है कि हम डाटा फ्रेम को डिक्शनरी विद डिक्शनरी ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दो डिक्शनरी बनाई है, D1 एंड D2। D1 में मैंने ए और बी कीज लिए हैं और D2 में मैंने ए और सी ली हुई हैं। आफ्टर D3 डिक्शनरी में मैंने उन दोनों डिक्शनरीज को मर्ज कर दिया है। एक्स की के अंदर D1 आ रहा है और वाई के अंदर D2 आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो x है वो कंटेन कर रहा है D1, यानी आपकी दो डिक्शनरी हैं A B, जो कॉमन हमारा A जा रहा है, B और C कॉमन है इसलिए उसने अलग अलग दो आपकी रोज क्रिएट कर दिए हैं। देन Y में भी अगेन आपका क्या है, Y में आपका जो फर्स्ट आपका है वो मिल रहा है A में 30 जो D2 स्टोर कर रहा है, एंड नैन बिकॉज उसमें D2 में B नहीं है लेकिन C है तो उसकी वैल्यू उसने स्टोर कर दिया है। नैन स्टोर करने के रीज़न से ये सारी वैल्यू जो है ये फ्लोट फॉर्म में आ गई है। यहाँ पर मैंने अगेन जो अलग अलग लाइंस में क्रिएट किया उसको वन लाइन में क्रिएट करके शो किया है और साथ में मैंने यहाँ पे इंडेक्सेस को भी क्या किया है, ऑर्डर को चेंज कर दिया है। मीन्स अगेन आप इंडेक्सेस का नेम वही रखेंगे जो ऊपर आपका क्रिएटेड है। देन उसके बाद वो ऑर्डर चेंज हो गया है, ABC BCA बन गया है आपका। नेक्स्ट आता है हमारा सीरीज एंड डिक्शनरी। सबसे पहले मैंने एक सीरीज बनाई है जिसमें प्रोडक्ट्स के नेम स्टोर करे और इंडेक्स बनाए हैं। अगेन सेकंड मैंने क्रिएट करी है सीरीज यूनिट के साथ। देन ये प्राइस हैं, सबके जो आपके देख रहे हैं आप, इनके इंडेक्स मैंने सेम रखे हैं। जब मैंने डिक्शनरी में उनको कीज के साथ स्टोर करा है और उसको प्रिंट करके देखा है तो क्या आ रहा है, जो मेरी फर्स्ट सीरीज है वो अगेन वर्टिकल फॉर्म में, सेकंड सीरीज है वो भी वर्टिकल फॉर्म में, एंड थर्ड सीरीज है वो भी वर्टिकल फॉर्म में मेरी किस में स्टोर हो गई है, डाटा फ्रेम में। अगर आप डाटा फ्रेम में एक सीरीज यूज कर रहे हैं तो अगेन वो एक आपकी क्या स्टोर हो रही है, वर्टिकल फॉर्म में। लेकिन अगर आप सीरीज को डायरेक्ट स्टोर करते हैं विद लिस्ट तो आपका कैसे स्टोर हो जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जो आपके इंडेक्सेस हैं वो कॉलम हेडिंग्स बन जाएंगे और आपके जो वैल्यूज हैं वो सारी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी। CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, बेसिकली ये जो चीज़ है हम एक्सेल में क्रिएट कर रहे हैं। एक्सेल में मैंने एक रिकॉर्ड्स का पूरा फॉर्म क्रिएट करा है। अब मुझे ये एक्सेल का डाटा अपने पांडास के डाटा फ्रेम में लाना है। तो कैसे लाएंगे, सबसे पहले इस एक्सेल में क्रिएटेड डाटा को मैंने सेव किया है विथ CSV फॉर्मेट। आप यहाँ देख सकते हैं CSV फॉर्मेट, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, फिर उसके बाद आपको क्या सेलेक्ट करना है, CSV ऑप्शन। आफ्टर दैट आपने क्या कमांड लगाई है, pd.read CSV। ये कमांड आपका डाटा जो है, आपने ऑलरेडी जो फाइल सेव्ड है, इस फाइल को बेसिकली आप उसी
फॉर्म में सेव करना जहाँ पे आपकी py फाइल पड़ी हुई है, पाइथन की फाइल पड़ी हुई है। फिर देन इसके बाद जब मैंने इसको प्रिंट किया तो ये पूरा एक्सेल का डाटा मेरे पास कहाँ पे आ गया, मेरे डाटा फ्रेम में आ गया। यहाँ पर हमारा कैसे कैसे क्रिएट करना है डाटा फ्रेम को वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट अब मैं समझाने जा रही हूँ एट्रीब्यूट्स। सीरीज़ में भी हम एट्रीब्यूट्स पढ़ चुके हैं। एट्रीब्यूट्स का वर्क क्या होता है, जस्ट डाटा फ्रेम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देखनी है वो सब हम एट्रीब्यूट से करते हैं। अगेन एट्रीब्यूट्स में ब्रैकेट नहीं आते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फर्स्ट एट्रीब्यूट इंडेक्स किया है जो सिर्फ इंडेक्स डिस्प्ले कर रहे हैं। कॉलम्स किया है तो सिर्फ कॉलम की हेडिंग्स आ रही हैं। जब मैंने वैल्यूज़ किया तो वो सब वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। डी टाइप्स हमें क्या बता रहा है कि हर कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ है वो किस टाइप की हैं। साइज हमें बता रहा है कि हमारी कितनी टोटल वैल्यूज़ हैं। मीन्स आप अपने रोज़ कितनी और कॉलम कितने उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, वो साइज आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके 3 रोज़ है और 3 कॉलम है तो इट मीन्स आपका क्या साइज है, 3 इंटू 3 यानी 9। जब आप NDIM यूज़ करेंगे यानी नंबर ऑफ डायमेंशन, आपका जो ये डाटा फ्रेम है कितने डायमेंशन का है। ये 2D फॉर्म है, सीरीज 1D होता है और ये 2D होता है। देन शेप आ रहा है आपका, शेप आपको बता रहा है कि इसमें टोटल कितनी रोज हैं और कितने कॉलम है। ये टपल फॉर्म में स्टोर्ड है। अगर आपको रोज देखनी है कितनी कितनी रोज है तो आप ये जीरो इंडेक्स, टप्पल के जीरो इंडेक्स को पिक कर सकते हैं और ये 1 इंडेक्स पे होता है। df.t, t मीन्स ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन्स जो रोज है वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे और जो रो कॉलम्स हैं वो रोज में चेंज हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी रोज थी वो कॉलम हेडिंग्स बन गई हैं और जो कॉलम्स थे वो रो हेडिंग बन गई है। वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है सिलेक्शन। हम किस तरह से सिंगल वैल्यू को, कॉलम्स को, रोज को सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कवर करूंगी कि सिंगल वैल्यू कैसे कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक ऐड फंक्शन देख रहे हैं। ऐड फंक्शन का बेसिकली यूज़ क्या है, बेसिकली यूज़ है कि आप इसके अंदर जो आपके लेबल्स क्रिएटेड है उनके नाम आप दे सकते हैं, जिससे आप अपना क्या कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमें पहले रो लेबल का नेम देना पड़ता है, फिर कॉलम लेबल का नेम। जैसे मैंने यहाँ डी मेरा क्या है, यहाँ पर एक रो है और डब्ल्यू मेरा एक कॉलम है। तो मीन्स डी और डब्ल्यू पे कौन वैल्यू आ रही है, ये 2 आ रही है। तो इट मीन्स इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2। अगर मैं इसके डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस पे वर्क करना चाहती हूँ तो मुझे ऐट की जगह आई ऐट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। आई एट रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स लेता है। जब मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 मीन्स हमारी रो कौन सी भी, ये 0 रो है और ये 1 रो है। देन उसमें सेकेंड कॉलम, ये 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है एंड ये 2 कॉलम है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, ये 1 रो एंड 2 कॉलम। तो हमारी कौन सी वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो रही है, 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5। ये था सिंगल वैल्यूज को आप कैसे पिक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रोज कैसे पिक की जा सकती हैं। रोज का फर्स्ट जो कंसेप्ट है हम वो स्लाइसिंग के थ्रू भी पिक कर सकते हैं। स्लाइसिंग मैंने पहले भी बताया था, स्टार्ट जो भी आप स्टॉप दोगे उसमें -1 चलेगा एंड स्टेप डिफॉल्ट स्टेप आपका 1 होता है। जैसे मैंने यहाँ एक कमांड लिखी है 1 3 1 मीन्स 1 रो से स्टार्ट है, 3 - 1 यानी 2 इंडेक्स तक आपका जाएगा और स्टेप वैल्यू क्या है, 1 है। तो इट मीन्स इसने क्या उठाया, 1 से लेके 2 तक आपके ये इंडेक्सेस यूज हुए और ये आपका आंसर आया है। सेकेंड होता है LOC, लेबल लोकेशन। LOC बेसिकली आपके जो लेबल नेम्स है उनको यूज करता है। LOC के अंदर हम 2 चीजें देते हैं, 2 तरह की स्लाइसिंग आ सकती है, रो लेबल स्लाइसिंग और कॉलम लेबल स्लाइसिंग। अगर आपको सिर्फ रोज पिक करनी है तो आप क्या पिक करेंगे, आप सिर्फ रो लेबल के लिए लिख देंगे। जैसे मैं DF LOC
सी से स्टार्ट हो और डी पे फिनिश हो। अब इसका जो आंसर आएगा आपके सामने है, सी और डी पिक हो गई है रोज। थर्ड ऑप्शन आता है ILOC। आई मीन्स इंडेक्स लोकेशन, जो आपके डिफॉल्ट इंडेक्सेस हैं वो आप यूज करोगे। अगेन रो इंडेक्स देने हैं, कॉलम इंडेक्स नहीं देने हैं आपने। जब आप रो इंडेक्स दे रहे हैं तो क्या आ रहा है आपका 2 4 1 मीन्स 2 आपकी क्या है रो इंडेक्स, 4 -1 यानी 3, देन उसका आंसर क्या है आपके सामने है, अगेन सी और डी है। नेक्स्ट मैंने यहाँ कुछ स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने एक डाटा फ्रेम बनाया है और उसको प्रिंट भी करके दिखाया है। 1 बाय 1 मैं स्लाइसिंग का प्रिंट दिखाऊंगी और उसका आंसर। आप इसमें देख सकते हैं मैंने ना फर्स्ट दिया है ना सेकंड और 2 दिया है। तो 2 मीन्स द स्टेप वैल्यू, और कौन सी रोज आएंगी, स्टेप्स में आएंगी, जैसे 0 2 4 6। नेक्स्ट -6 -3 मैंने यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ किया है। अगेन यहाँ 1 स्टेप वैल्यू नहीं दिए है, तो इट मीन्स ये आपका पॉजिटिव केस में जा रहा है, -3 एंड -1 रहेगा आपका ये। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका रिजल्ट आ रहा है। अलग अलग ऑप्शंस मैंने यहाँ दिए हैं, तो प्लीज़ इनको अपने तरीके से थोड़ा सा सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। ये लास्ट जो मैंने आपको ये दिया हुआ है प्रिंट, ना तो मैंने यहाँ स्टार्ट स्टॉप और स्टेप दिया है, इट मीन्स ये होल डाटा फ्रेम को प्रिंट कर देगा। स्टेप खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपके स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब आता है नेक्स्ट कॉलम्स की बारी। कॉलम्स को हम कैसे कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने फर्स्ट ऑप्शन दिए सिलेक्टिंग सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स। अगर हम DF के ब्रैकेट में एक कॉलम देंगे तो सिंगल कॉलम प्रिंट करेगा। अगर कॉलम्स मल्टीपल देंगे लेकिन हमें लिस्ट के 2 ब्रैकेट्स लेना है, क्योंकि 2D फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन आएगी हमारी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ DFW यानी एक कॉलम लिया और यहाँ पे 2 लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ रहा है। आप एक और कमांड लिख सकते हैं, DF के बाद सीधा आप कॉलम का नेम लिख देंगे तो तब भी आपका क्या आएगा, इसके ऊपर हमें कॉमा की रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉलम के बारे में बता रही हूँ कि कॉलम को हम एक लेबल लोकेशन से भी पिक कर सकते हैं। जैसे LOC हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इस पे मैं रो लेबल्स यूज नहीं करूंगी, कॉलम लेबल्स यूज करूंगी। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने रो लेबल्स के लिए पहले कॉलम्स लगाए क्योंकि वो लगाने ज़रूरी हैं, देन कॉमा, क्योंकि कॉमा से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने आगे के लिए कॉलम्स दे दिए हुए हैं। नेक्स्ट मैंने X to Z लिखा है, तो इट मीन्स जो आपका X to Z के बीच में जितना भी आपके कॉलम्स आ रहे होंगे वो सब आपके सामने प्रिंट हो जाएंगे। ILOC अगेन आपके डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस पे वर्क करता है। अगेन आपको इसमें रो इंडेक्स नहीं देने हैं कॉलम्स के लिए, सिर्फ कॉलम इंडेक्स की स्लाइसिंग देनी है। मैंने अगेन आगे का पार्ट कॉलम्स पे छोड़ दिए, कॉमा लगा के आपने क्या दिया 2 4 1। 2 से स्टार्ट है, 4 -1 यानी 3 और स्टेप वैल्यू आपकी 1 है। अब इसने आंसर क्या निकाला है, Y और Z। नेक्स्ट आता है आपका सबसेट, मीन्स मुझे कोई बीच का एक पर्टिकुलर पार्ट निकालना है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक दिया है कि मुझे लास्ट 2 कॉलम्स मीन्स Y और Z एंड लास्ट 2 रोज निकालनी है, तो मीन्स C और D, यानी आपका क्या सबसेट रहेगा इसमें 3 4 एंड 4 5। आपको इसके लिए कमांड क्या लिखनी है, फर्स्ट आपका रोज के लिए होता है और सेकंड आपका पार्ट कॉलम्स के लिए होता है। तो आपने पहले रोज दी हैं C to D एंड फिर कॉलम्स दिए Y to Z। अगेन आपने यहाँ पे उसके इंडेक्स भी बनाए हैं विद ILOC। अगर आपको एक सबसेट डिस्प्ले करना है, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, अगर मुझे ये सबसेट डिस्प्ले करना है जो कहाँ पे 5 9 3 4 मीन्स BC इसका रोज का नेम है,
एंड वाई जेड इसके कॉलम का नेम है। मैंने यहाँ दोनों तरीके से इसको समझाया विद LOC एंड ILOC। अगर आप ILOC लेते हैं तो इसकी जो इंडेक्स नंबरिंग चल रही है रोज के लिए 1 3 यानी 3 माइनस 1 अगेन 2 2 4 मीन्स 2 से स्टार्ट हो रहा है और 4 माइनस 1 यानी 3 तक है। स्टेप वैल्यू मैंने नहीं प्रोवाइड किया क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 होती है। LOC मैंने दिया है BC आपका क्या है रोज एंड YZ आपके कॉलम्स हैं। प्लीज इन सब को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ। आगे है ऑल्टरनेट कॉलम्स को प्रिंट करना। जैसे मैंने ऑल्टरनेट करे हैं, यहाँ पे आपने क्या करा है, आपने स्टेप वैल्यू कॉलम्स के लिए सिर्फ 2 दे दिए जिससे आपके कॉलम ऑल्टरनेट आएंगे, रोज सारे आएंगे लेकिन आपके कॉलम्स 2 के स्टेप में आएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है मॉडिफाई। मॉडिफाई में मीन्स आप वैल्यूज को, सिंगल वैल्यू को, रोज को और कॉलम की वैल्यूज को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले सिंगल वैल्यू है, आप सिंगल वाली वैल्यू को ऐट और IAT से मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐट में अगेन आपको उसके लेबल का रो लेबल नेम और कॉलम लेबल नेम देना है जो सिंगल वैल्यू पिक करनी है। देन अगेन यहाँ पे IAT में आपने क्या दे दिया, उसका रो इंडेक्स नंबर और कॉलम इंडेक्स नंबर। जैसे C और Y है, C और Y हमें किससे पॉइंट कर रहे हैं 5 को। अगेन 2 भी किसको पॉइंट कर रहे हैं 5 को ही पॉइंट कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे मॉडिफाई किया तो आप यहाँ देख सकते हैं C में पहले वैल्यू क्या थी 3 थी, देन अब वो क्या बन चुकी हुई है 5 बन चुकी हुई है। नेक्स्ट आता है रोज को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। आप अगर LOC से मॉडिफाई करें तो आप सिर्फ आप रो का लेबल नेम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ C दिया है। ऐसी ILOC से आप उसकी स्लाइसिंग दे सकते हैं जो एक पर्टिकुलर आपकी रो को पिक कर रहा है। देन डायरेक्ट आप DF ये डॉट नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक लग गया, ये डायरेक्ट DF देन ब्रैकेट्स 2:3 अगेन ये एक ही रो को यानी 2 3 माइनस 1 यानी 2 यानी सेकेंड रो और सेकेंड रो की ही बात हो रही है इसमें, और उसमें क्या आ रहा है +3। जब हम इसको देखेंगे तो ये तीनों कमांड आप किसको पॉइंट कर रही है C रो को पॉइंट कर रही है। तो मैंने इसमें कितना ऐड किया है 3 ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं जो C की वैल्यू है वो क्या है और मॉडिफाई यानी 3 प्लस होने के बाद वो क्या बन गई है। नेक्स्ट आते हैं हम कॉलम की वैल्यूज को भी कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है अगेन LOC आप रो पार्ट को छोड़ देंगे और कॉलम पार्ट को यूज़ करेंगे। ILOC में भी आप स्लाइसिंग यूज़ करेंगे कॉलम पार्ट के लिए। अगेन मैंने ये DF के बाद सीधा कॉलम का नेम लिया और उसमें प्लस कर दिया। ये सिंगल कॉलम यूज़ किया और उसमें प्लस कर दिया। ये सारी कमांड एक ही कॉलम पे इफेक्ट कर रही हैं। जैसे कि X कॉलम है और वो सब मॉडिफाई हो गया है विद एडिंग 2। मॉडिफाई अगर आपको सबसेट करना है तो आपको एक रो और कॉलम दोनों की स्लाइसिंग आप दे सकते हैं। ऐसी LOC में आप रो लेबल्स एंड कॉलम लेबल्स देंगे तो आपकी वो एक सबसेट बनेगा और सबसेट पे आप कुछ मॉडिफाई करेंगे तो उस पर्टिकुलर एरिया पे मॉडिफिकेशन होगा आपका। नेक्स्ट आता है कि आप किस तरह से रोज एंड कॉलम को ऑलरेडी क्रिएटेड डाटा फ्रेम में ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ डिफरेंट तरीके से कॉलम में वैल्यू कैसे पुट करनी है विद न्यू नेम। DF T3 आप देख रहे हैं 37 में जितने भी कॉलम्स होंगे आप कॉलम में T3 आपका क्या बन जाएगा एक कॉलम बन जाएगा और जितने भी उसकी रोज हैं उसमें सब में क्या स्टोर हो जाएगा 37 सिंगल वैल्यू पूरी जो आपकी ऑलरेडी कितनी रोज बनी है उसमें 37 आ जाएगा। अगर आप नैन देते हैं तो नैन वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब मैंने T3 में ये वैल्यूज दी हैं मीन्स मैंने स्पेसिफिक वैल्यू दे दी है हर जो T3 का कॉलम बनेगा उसकी रोज जो स्पेसिफाइड होंगी उसके लिए। देन मैंने यहाँ पे एक और कॉलम ऐड किया है टोटल जिसके अंदर मेरे DF का ऑलरेडी जो क्रिएटेड है कॉलम T1 T2
एंड T3 उनको ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो किस में स्टोर हो जाएगी, टोटल में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने अभी T3 क्रिएट किया था तो जो इसकी वैल्यू हैं ये सारी स्टोर्ड हो गई हैं। अगर मैं फर्स्ट वाली कमांड इसके साथ रन करती तो ये सब 37 होते हैं। अगर मैं ये सेकंड नैन वाली करती तो ये सब नैन एंड नैन वैल्यूज होती। टोटल आपके सामने आ गया तीनों की वैल्यूज को, जैसे T1, T2 एंड T3 का ये टोटल आ रहा है। मीन्स रो इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये प्लस करके ये नेक्स्ट टोटल कॉलम में पुट कर रहा है वैल्यू। रो कैसे ऐड कर सकते हैं, अगेन अगर आप नैन लिख रहे हैं तो उस पूरी रो में नैन वैल्यू स्टोर्ड होगी। अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस पूरे रो में वैल्यूज आ जाएंगी। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे जब मैं वैल्यू स्टोर कर रही हूँ तो ये अपने आप इसको फ्लोट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है डाटा फ्रेम को। तो मैंने उस डाटा फ्रेम की टाइप को चेंज कर दिया, और टाइप को चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एज टाइप, df डॉट एज टाइप, और ब्रैकेट में मैंने np डॉट int32 दे दिया। मीन्स मेरे डाटा फ्रेम में, अगेन मैं डाटा फ्रेम में स्टोर कर रही हूँ, वो कन्वर्ट हो जाएगा अगेन इंट फॉर्म में। नेक्स्ट आ रहे हैं, मैंने स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और ये सैम्पल पेपर में भी डिफाइंड है क्वेश्चन। बाकी जो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ उसको आप बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें एक डाटा फ्रेम बनाना है, लिस्ट प्रोवाइडेड है और हम उसको डाटा फ्रेम में बनाएंगे। आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ जब हमारी लिस्ट होती है उसको डाटा फ्रेम में हम कैसे प्रोवाइड करेंगे। ये हम आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं डाटा फ्रेम के विद आर्ग्यूमेंट वाली से क्रिएट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे एक और डाटा फ्रेम है जिसमें हमें लिस्ट दे दी गई है और हमें हेडिंग बोला गया है उसकी A एंड B होनी चाहिए, जो हम कॉलम्स आर्ग्यूमेंट के साथ दे सकते हैं और ये डाटा आर्ग्यूमेंट के साथ क्रिएट कर सकते हैं। फिर एक डाटा फ्रेम 1 एंड DF2 क्रिएट किया गया है जिसमें फर्स्ट में डाटा स्टोर किया गया है, इंडेक्स उसके फर्स्ट एंड सेकंड है, लेकिन कॉलम्स क्या बनाए हैं, अगेन A और B, जो डिक्शनरी के A और B को सिर्फ पिक कर रहे हैं। मीन्स आप ये भी कर सकते हैं कि आपको अगर डिक्शनरी के सारे कॉलम्स पिक नहीं करने या स्पेसिफिक कॉलम्स पिक करने हैं तो हम कॉलम्स आर्ग्यूमेंट के अंदर हम उस डिक्शनरी की कीज का नेम लिखेंगे तो वही सिर्फ हमारी डाटा फ्रेम में स्टोर होंगी। ऐसे DF2 बनाया है जिसमें इंडेक्स तो दोनों के सेम है लेकिन कॉलम्स थोड़े डिफरेंट हो गए। A तो स्टोर्ड है लेकिन B1 हमारी डिक्शनरी में प्रोवाइडेड नहीं है। तो मैंने पहले आपको बताया था ये चीज़ कि अगर कोई भी डिक्शनरी में की प्रोवाइडेड नहीं और आप लिख रहे हैं तो वो नैन वैल्यू के साथ स्टोर हो जाएगी, एरर नहीं आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं DF1 जब प्रिंट हुआ तो फर्स्ट एंड सेकंड उसके रो लेबल्स बन गए हैं लेकिन जो उनकी वैल्यूज हैं A और B की आ रही हैं। अगेन A जो था आपका वो आ रहा है लेकिन B1 जो प्रेजेंट नहीं था डिक्शनरी में वो नैन वैल्यू के साथ स्टोर हो गया है। ओके स्टूडेंट, आज की ये मेरी वीडियो यहाँ पर फिनिश होती है, लेकिन मैं डाटा फ्रेम के बारे में आगे भी कंटिन्यू रखूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। डाटा फ्रेम के और भी हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।